थोड़ा सा वेट। मैं आप सभी से एमपीपीएससी के सिलेबस को, देखो कोई ज्वाइन हो रहा है, पंकज सिंह, ओके, कोई नहीं, चलिए। तो एमपीपीएससी के सिलेबस में मैंने आप लोगों से ऐतिहासिक विकास के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, कौन कौन सी भूमिकाएं थी। समाजकारी दर्शन के बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। समाजकारी परिभाषा, क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में चर्चा हो चुकी है। आचार संहिता के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों से। और सिद्धांत क्या क्या हैं अभी मैंने कल ही क्लास लिया है। और व्यावसायिक समाज कार्य में अब्राहम फ्लेक्सनर की क्या भूमिका रही थी सन 1915 से लेकर, ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। आज का ये टॉपिक जो है एमपीपीएससी का लास्ट यूनिट फर्स्ट का लास्ट पॉइंट है ये, इसे आप लोग ध्यान से देखे रहिएगा आप लोग, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ से आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है सुधार आंदोलन से। देखिए सुधार आंदोलन है क्या चीज़, पहले आप इसको समझिए। बेसिकली क्या हुआ कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में, जब भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी में, बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को, ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान जो अनेक कुरीतियाँ थीं, जैसे जाति प्रथा को ले लीजिए, छुआछूत ले लीजिए, सती प्रथा ले लीजिए, बाल विवाह ले लीजिए, बाल हत्या ले लीजिए, ये इत्यादि जो है प्रचलन था हिंदू समाज में, ये सारी कुरीतियाँ एक प्रकार से। तो इन्हीं को दूर करने के लिए उस समय कुछ महान व्यक्ति आए, जैसे कुछ उन्हीं का नाम रखा गया, भाई समाज सुधारक हैं ये, जैसे राजा राम मोहन राय जी हैं, है ना, और स्वामी विवेकानंद जी हैं। आप लोगों को पता होगा भली भांति तरीके से ये सारी चीज़ें, है ना। और केशव चंद्र सेन आए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर आए थे, आत्माराम पांडुरंग आए थे। अभी मैं इन सब पे चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, समाज सुधारक ये लोग थे और इन लोगों ने समाज को सुधारा था। तो यही कारण है कि भारतीय में, अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। और ये 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय कर दिया, उदय का मतलब एक प्रकार से उद्भव कर दिया, और जिसमें पूरे देश के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन को आध्यात्मिक तरीके से क्या किया गया, प्रभावित किया गया। तो सुधार आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जिसका लक्ष्य है समाज के किसी क्षेत्र को अपेक्षाकृत धीरे धीरे परिवर्तित करके उसे बेहतर बनाना। और आप लोग जानते हैं भाई क्या काम कर रहे थे राजा राम मोहन राय जी, स्वामी विवेकानंद जी क्या काम कर रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या काम कर रहे थे, महादेव गोविंद रानडे क्या काम कर रहे थे। ये परिवर्तित कर रहे थे, लोगों में परिवर्तन वाली जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, उसको चेंजेस, परिवर्तन कर रहे थे ये। इसमें तीव्र परिवर्तन या मूलभूत परिवर्तन का लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए यह क्रांतिकारी आंदोलन से भिन्न है। अभी मैं आप लोगों से, जैसे मुस्लिम को लेकर कुछ सुधार आंदोलन हुए, कुछ हिंदू को लेकर किए गए थे, ठीक है ना, द्रविड़ समाज था एक, द्रविड़ समाज को लेकर, अभी मैं उन सब पर चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। आप यहाँ पर मुझे, मेरा जो कहने का तात्पर्य था ये समझाना था कि सामाजिक आंदोलन का जो लक्ष्य है, समाज के किसी भी क्षेत्र को अपेक्षाकृत धीरे धीरे परिवर्तन करना ही एक प्रकार के सुधार आंदोलन का रूप लेता है। जैसे आप कोई समाज में चले गए, किसी समुदाय में चले गए हैं, तो उस समुदाय में जो परिवर्तन वाली एक्टिविटी आप लाना चाहते हैं, वही परिवर्तन वाली एक्टिविटी सुधार आंदोलन है। बस समझ रहे हैं आप मेरी, वही है, कुछ खास इसके अलग से कोई एक्टिविटी नहीं है कि इसमें कोई अलग से चेंजेस कुछ लाए जाएंगे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं आप लोगों से, हाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अभी आप लोगों को ये PDF वगैरह मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा यहाँ पर मैं डीप में बताऊँगा क्योंकि MPPSC का है, मध्य प्रदेश का है ये, तो इसलिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर लिखा हुआ है 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार, और आप ये जानते हैं जो सोशल रिलीजन्स रिफॉर्म मोमेंट्स था, वह 19वीं शताब्दी में नवीन चेतना को लेकर था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूँगा। नवीन चेतना, बात को समझिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है भाई। नवीन चेतना भारतीय, क्या बात कर रहे भाई,
क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिए जरा भाई। गरिमा कह रही मेरी आवाज़ नहीं। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ों को कि नवीन चेतना, भारतीय नवजागरण और भारतीय, अच्छा रिनेशा, रिनेशा का मतलब आपने सुना होगा कभी? रिनेशा एक प्रकार का ये शब्द जो है ना, जिसमें देश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन वाली जो गतिविधि है, इस नामों को जानने के लिए भारतीय नवजागरण इसको कहा गया है। यही है भारतीय नवजागरण। और अच्छा, भारतीय नवजागरण में एक प्रश्न एक बार एग्जाम में बनाया गया था यूजीसी में, मैं आप सबको बता दूं। वो प्रश्न ये था कि आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का अगर आपसे कभी प्रश्न बने कि भारतीय समाज सुधारक के पॉइंट ऑफ व्यू से किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का जन्मदाता, तो आप नाम याद रखना, उसका नाम है राजा राम मोहन राय। क्लियर हो रहा है? बताइए, राजा राम मोहन राय। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है? समझते चलिए बस बातों को आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है? तो इसमें प्राचीन भारत के गौरव को पुनः जागृत करने पर बल दिया था, पुनः जागृत करने पर बल दिया था। तो एक प्रकार से आप यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये भारत के पत्रकारिता के जन्मदाता के रूप में भी जाने गए। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। एक तो आपको आधुनिक पता चला, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ पत्रकारिता। तो आप लोग कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठा करें जब मैं भी क्लास लूँ, तो आप ताकि आसानी से उसे नोट डाउन कर सके, है ना? तो पत्रकारिता, अब यहाँ पर आप ध्यान सुनिएगा। अब इन्होंने, अच्छा मैं अभी सिर्फ राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये आधुनिक भारत के जन्मदाता हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना इसने की थी, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो वही ब्रह्म समाज को आगे कौन लेके गया? तो कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है। तो आप लोग ध्यान रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज को क्या किया गया? इम्प्रूव किया गया या विकास किया गया। और ये सारी की सारी बातें 19वीं शताब्दी से मिल रही है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अभी मेरी जो 8 बजे से क्लास चलेगी, सोशल एक्शन पर चलेगी 8 बजे से, और वहाँ पे हो सकता है मैं कुछ चर्चा करूँगा सामाजिक आंदोलन के बारे में। तो वहाँ पर मैं उसका अर्थ बताऊँगा, विशेषताएँ बताऊँगा कि ये क्या है, इसकी मीनिंग वगैरह, ठीक है? 8 बजे से क्लासेस चलेगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे अर्थ समझ लेना। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भारतीय समाज सुधारक में क्या भूमिकाएं रही हैं, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो आंदोलन चलाए जा रहे थे सुधारकों के द्वारा, तो ये जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संगठन बनाए गए, उन संगठनों की स्थापना की गई, और आप लोग जानते हैं संस्था के नाम से, जैसे ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सभी अभी आएगा। मैं अभी आपको चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे संगठनों के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना? और आपने सुना है रहनुमाई मजदान करके एक संस्था है, नाम किसी ने सुना है? बताइए जरा, अगर किसी ने सुना तो बताइए। नहीं सुना है, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर MPPSC में देखेंगे, ठीक है? देवबंद आंदोलन, ठीक है? अलीगढ़ आंदोलन, विधवा आश्रम, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थी जो सोशल सर्विस लीग थी सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, है ना? ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। ये एक प्रकार का सुधारकों लोग ने क्या किया था, जागरूकता फैलाने के लिए ये संगठन बनाया था इन लोगों ने। तो कोई काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो कोई काम कर रहा है मूर्ति पूजा का विरोध, तो कोई काम कर रहा है सती प्रथा का विरोध, कोई काम कर रहा है भाई कि हिंदुओं को एकता में लाने के लिए, ठीक है? हिंदुओं को एकता करने का मतलब पुनः वेदों की ओर लौटो, चलो, इस तरीके की एक्टिविटी कोटेशन दिया जा रहा है। कोई झूठे कर्मकांडों को नहीं मानता है। इस तरीके की गतिविधि लोगों के द्वारा यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है भाई? चलिए मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर राजा राम मोहन राय, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रह्म समाज, ठीक है भाई? आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रह्म समाज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न बनाया जाता है क्रम लगाने के लिए कि क्रमबद्धता बताइए, अगर आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, है ना? तो बेसिकली ब्रह्म समाज की जो स्थापना, यहाँ पर मैं 3 बातें बताऊंगा। इनमें एक बात तो ये होगी संस्था, जो इसकी संस्था का नाम है वो नाम है ब्रह्म समाज। दूसरी बात, स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना कब हुई, कोई बताना चाहेगा मुझे? बताइए जरा, अगर कोई किसी को आता है तो। 1828, हाँ वेरी गुड, 1828, वेरी गुड, शाबाश।
और अगर मैं आपसे बात करूं संस्थापक के नाम, तो इसके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखने हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं, है ना। तो राजा राम मोहन राय ये बहुत ही फेमस पर्सन है, आप इनके बारे में जानते हैं भली भांति तरीके से, है ना। और देखिए कोई ज्वाइन कर रहे थे भाई, अब वो चले गए हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको पता है ये ब्रह्म समाज आया क्यों था? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ जो ब्रह्म समाज के बारे में मैंने उद्देश्य बताया, इसका उद्देश्य जानते क्या था? मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान सुनिए। एक उद्देश्य तो इसका ये था ब्रह्म समाज लाने का, कहता था कि हिंदू समाज में जो व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयां का मतलब कुरीतियां, अगर ट्रेडिशनल शब्दों में बोला जाए तो जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, जातिवाद, वेश्यागमन, अस्पृश्यता, बहुत सारी चीज़ें थी। इन सभी चीज़ों को दूर करना और क्या लाना है? एक्वेशरवाद लाना है। तो आप लोगों से एक बार मैंने प्रश्न किया था, गरिमा अगर आपको याद होगा तो मैंने आप सबको बताया था एक्वेशरवाद के जनक भी इसी को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। ये एक्वेशरवाद का प्रचार किया, बात समझ रहे हैं आप। और एक्वेशरवाद एक प्रकार का, यहाँ पर सती प्रथा को समाप्त कर देना है, बहुविवाह को समाप्त कर देना है, वैश्यागमन का समाप्त कर देना है, जहाँ पर छुआछूत वगैरह चीज़ें देखा जाता है, जहाँ अस्पृश्यता देखता है, आर्टिकल नंबर 17 में जो बातें कही गई है अनटचेबिलिटी के बारे में, उसको समाप्त करने की बात करता है यहाँ पर ये। तो ये 1828 में हो गई थी ये बातें। देखिए कितना महान व्यक्ति था ये, कि उसी समय ये 1828 में ये सारी चीज़ें सोचने शुरुआत कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसका एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आप ध्यान से सुनिए, दूसरा उद्देश्य क्या है? साधारण शब्दों में आप समझिए पहले मेरी बात को। इसने अच्छा देखो, एक प्रश्न आप लोगों से अभी मैं शनिवार को आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, जून 2014 के प्रश्न पत्र को, क्योंकि 2013 का मैंने कंप्लीट करवा दिया है क्वेश्चन, यूजीसी का 14 का कंप्लीट करूँगा। उसमें एक प्रश्न जरूर मिलेगा 14 में, और वो प्रश्न मिलेगा आदित्यवादी, एक प्रश्न मिलेगा। मैं आप लोगों से रिकॉल करवाऊंगा कि भाई बताइए जरा आदित्यवादी क्या होता है। तो ध्यान रखना, आदित्यवादी जो हिंदुओं की संस्था को कहा जाता था, हिंदुओं की संस्था को क्या बोला जाता था उस समय 1828 में? उस समय समाज में कहा जाता था आदित्यवादी, बात समझिएगा। और ये हिंदू समाज में ही जो बुराई थी, इन बुराई को समाप्त करना था। अब ये हिंदू समाज में सती प्रथा था, बहुविवाह था, ये हिंदू समाज की बात, मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, हिंदू समाज की बात कर रहा, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं ना, तो यहाँ पर ये चीज़ों को कंफ्यूज निकल नहीं होना है आप लोगों को। और इसी आदित्यवादी जो आपने एक हिंदुओं के लिए संस्था बनाई है, क्या मैं लिख दूँ कॉपी? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे, या मेरे प्रोनाउंसिएशन से भी आवाज़ वगैरह जो है, अगर नेट नहीं होता है सही तरीके से तो वहाँ पर जो होती है प्रोनाउंसिएशन भी सही तरीके से, उच्चारण सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो आदित्यवादी ये संस्था जो थी हिंदुओं के लिए लाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अब ध्यान सुनिए, इसी संस्था में तो थे, जैसे मूर्ति पूजा की बात करूं, अवतारवाद की बात करूं, बहुदेववाद की बात करूं, पुरोहितवाद की बात करूं, समझिए ये सभी जो थी एक प्रकार से इन सब का खंडन किया गया, विभाजन किया गया। भाई जहां आप सती प्रथा, जाति प्रथा का विरोध कर रहे थे, वही शब्द जो है यहाँ पे आदित्यवादी को रिलेट कर रहा है। ये था इसका उद्देश्य, ब्रह्म समाज का ये था उद्देश्य। और क्या उद्देश्य था? अवतारवाद लाना था, बहुदेववाद लाना था, इसका मतलब खंडन करना था। जैसे अब अवतारवाद में देखें तो भाई मूर्ति पूजा वगैरह का सब चीज़ें देखने को मिलती थी वहाँ पर, बहुदेववाद में मिलता था, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। और अंतर जातीय विवाह, जी हाँ, देखिए आदित्यवाद का जो वास्तविक अर्थ आप पूछ रहे हैं, सिंपल शब्द में हिंदुओं में जो बुराई है उसको दूर करना, ये इसका मीनिंग निकाला गया। और इसके मीनिंग के साथ यह एक संस्था है, इस संस्था की स्थापना की गई थी। और ये संस्था भी कहा जाता है हिंदू सुधार आंदोलन में। बोलिए अद्वैतवादी, हाँ
दैत्यवादी और अदैत्यवादी। दैत्यवादी इसका अपोजिट समझ लीजिए, जहां पर उसका समर्थन हो रहा है, जहां आप अवतार पूजन का, जहां पे मूर्ति पूजा मान रहे हैं आप, वो दैत्यवाद होगा आपका। जहां पर आप बहुविवाह मान रहे हो, दैत्यवाद होगा। बात समझ में आ रही है आपको? दैत्यवाद समझ में आ रहा है? बस, बहुत बढ़िया। एक मिनट, देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, एक मिनट में ज्वाइन करता हूं उन्हें, एक मिनट। हाँ, चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर जैसे कोई चीज़ें जब भी समझ नहीं आई तो आप लोग इस तरीके से पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं ये जो वीडियो है आप लोगों को रिकॉर्डेड है, ठीक है? अभी आप लोगों के ग्रुप में ये वीडियो का लिंक चला जाएगा, ठीक है? उसमें आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना? आप, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया उसको आप ध्यान रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो वो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको मिल जाएगी, अभी आपको उसे भी प्रोवाइड कर दूंगा अभी कुछ टाइम में। ओके, अच्छा, मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से। अब अभी एक साथ तो आते नहीं है बच्चे, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ठीक है? तो चलिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दैत्यवाद और अदैत्यवाद के बारे में, कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जहाँ पर देखो विवाह और हिंदू शिक्षा पर बल दिया जाता है, अंतर्जातीय विवाह, ये सारा एक प्रकार का, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये वो था जो ब्रह्म समाज, जिसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। हालांकि उस समय इस चीज़ों पर बल दिया गया था। ब्रह्म समाज से प्रश्न ये भी बनता है 1816 में, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था एक बार। 1816 में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, बट इसका जो बेस बनाया गया था वो 1815 को बनाया गया था। और 1815 क्या था, 1815 क्या था, आत्मीय सभा। अब ये आत्मीय सभा की भूमिका यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इस आत्मीय सभा में यही ब्रह्म समाज को जो है धीरे धीरे आगे लेके गया, और ये नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, ये याद रखिएगा। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज का नाम भी दिया था उसको, और साधारण ब्रह्म समाज का नाम दिया था आनंद मोहन बोस ने। तो आप यहाँ पर दो बातें मैंने बोला है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने नाम दिया, और वो ये नाम दिया था 1865 में। आत्मीय सभा का जो गठन किया गया वो गठन किया गया 1815 में। साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई वो आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, और यह स्थापना हुई थी कब, 1878। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, इतनी सारी बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? आगे बढ़ता हूं मैं फिर इसी क्रम में। ब्रह्म समाज, इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो PDF में है ये सारी चीज़ें वही लिखा है जो मैंने आप लोगों से बोला। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उनको उस वक्त गहरा अवसाद हुआ जब उनको अपने भाई की विधवा की सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो उनकी दुर्दशा के से उन पर असर पड़ा। कहने का मतलब ये था एक प्रकार से कि उन्होंने जो देखा एक्टिविटीज़ अपने घरों में, अपने घर में या अपने आस पड़ोस में, जो दुर्दशा देखा इतना दयनीय था, और उन्हीं से क्या हुए, प्रेरित हुए कि हमें इसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, एक संस्था की स्थापना की, और वो था ब्रह्म समाज। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से ऐसा कुछ प्रश्न नहीं आने वाला है कि भाई वो कैसे मजबूर हुए, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनेगा, है ना? और कौन था भाई कि जो विधवा को सती प्रथा बंध में उनको मजबूर कर दिया उनके भाई की, ठीक है? तो ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनने वाला है आप लोगों से एग्जाम में, ठीक है? उद्देश्य जो बनेगा प्रश्न ये बनेगा आप लोगों से। यहाँ मैंने आप लोगों को एक वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप समझे थोड़ा बेस कि ये लाया कैसे गया, ये आया कैसे ये चीज़ें, ठीक है? तो ये था ब्रह्म समाज, ठीक है? और आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1828 में, किसी बच्चे ने भी बताया था ये 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना है, यानी सही है। सती प्रथा को चुनौती देने की पहल करने, और ये पहल किया किसने भाई, राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, ठीक है? यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूरा डिटेल है, वही चीज़ें हैं जहाँ पर इन्होंने देखो बहुदेववाद के बारे में, जितने मैंने सारे शब्दों के बारे में चर्चा की है, एक्वेश्वरवाद, बहुदेववाद, अवतारवाद, ये सारे के सारे शब्द मिल जाएंगे यहाँ पर, और मैंने वह चीज़ें आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप सबको बता दिया है, ठीक है? चलिए, आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा
मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा जरा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेदांत कॉलेज 1825 में खोला गया। ये एक बार एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था, ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए क्या था कि आपको मैं बताऊँ एक चीज़, जो वैदिक विज्ञान का अध्ययन किया गया, वैदिक विज्ञान का अध्ययन के दौरान में वेद मंदिर नामक पत्र का संचालन हुआ था। बात को समझिएगा बहुत अच्छे से आप लोग। जो वैदिक विज्ञान था उसका अध्ययन करने के लिए वेद मंदिर नामक पत्र का संचालन किया गया। और सन 1822 में क्या हुआ, 1822 में, एक मिनट, 1820, ये देखो 2-3 बार हो गया है, ठीक है, ठीक है, 1822 में ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार नियम प्रकाशित हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है कि भाई मुझे बताइए हिंदू उत्तराधिकार नियम प्रकाशित कब हुआ, और ये वैदिक विज्ञान के अध्ययन के दौरान हुआ था और 1822 में हुआ था। तो डेविड हेयर की सहायता से, एक नाम और आता है यहाँ पर, मैं अभी इसी चीज़ों को बता रहा हूँ वेदांत कॉलेज के बारे में, एक नाम और आता है, आप ध्यान से उसे सुनिएगा जरा आप लोग, डेविड हेयर का नाम सुना होगा यूजीसी वाले बच्चे ने, ठीक है, डेविड हेयर, है ना। थोड़ा सा ये मूव कर रही है पीडीएफ, है ना, तो ध्यान समझिए जरा। इनकी सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1825 में फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। तो आप यहाँ पर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था बताना कि डेविड हेयर की सहायता से पहले तो हिंदू कॉलेज के थे और उन्हीं से ये चीज़ें जो हुआ था, मोटिवेशन हुआ था, उनसे मोटिव हुए थे, प्रेरित हुए थे वो। तो उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की है 1825 पे। और इन्होंने राजा राम मोहन राय जी ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, या हिंदू कॉलेज को यहाँ पर क्या किया, उन्होंने ओपन किया, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और मैंने आप सबको पहले भी एक चीज़ बता चुका था। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, अभी बताया, कलकत्ता में कब हुई थी, पाश्चात्य शिक्षा में देखा गया हिंदू कॉलेज की स्थापना 1816, भाई 1816, भूल जाते हो बहुत जल्दी आप लोग, 1816, ये 1816 की बात है। तो मैंने यहाँ पर दो बातें बताई हैं। एक बात तो मेरी ये है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में की गई थी 1816 में, और ये उच्च शिक्षा को लेकर की गई थी, हायर एजुकेशन को लेकर की गई थी। बस यही मेरा कहने का मतलब था यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग देखे रहिएगा। और ये जो है ब्रह्म समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बताऊं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है भाई। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं अब ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। आपको वो सारी चीज़ें पता हो चुकी होगी। अब मैं बात करूंगा ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। अब आप यहाँ पर ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा। आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर, ये बेसिकली समाज सुधारकों में से एक ऐसे समाज सुधारक है ये, जिन्होंने विधवा आश्रम पर काफ़ी बल दिया था इन्होंने। और मैं आपको बताऊं, प्रश्न एग्जाम में यूजीसी में एक बार ये बनाया गया था कि बताइए जरा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब स्थापित किया गया था। अब ऐसा मत सोचिएगा कि एमपीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा भाई क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। एमपीपीएससी में ये प्रश्न बनाया जा सकता है भाई। अगर समाज वर्क या सोशल वर्क आप पढ़ रहे हैं, समाज कार्य, तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्तिगत समाज सुधारक कौन है। और उन्हीं व्यक्तिगत समाज सुधारकों में से मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम। बताइए जरा एक बार, क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है आप लोगों को? जरी कंफर्म करिए एक बार मुझे, आवाज़ स्पष्ट है? हाँ चलिए, हाँ चलिए। अब आप मुझे जरा एक बार बताइए, या बिहार से मेरी बात सुनिए। इनकी एक बात तो ये भूमिका थी, एक अहम भूमिका थी, ये महिला उत्थान के लिए कार्य किया। तो अब आप ये चीज़ समझ गए हैं भली भांति तरीके से कि महिला उत्थान में किसकी अहम भूमिका है, वो ईश्वरचंद विद्यासागर की है। पहली पॉइंट ध्यान सुनिएगा आप लोग। ऑप्शन में आपको राजा राम मोहन राय जी भी मिलेंगे,
उन्होंने स्त्री के शिक्षा पर बल दिया है। ओके, हाँ, ओके ओके ओके, चलिए मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर महिला उत्थान के लिए कार्य किया उन्होंने। अब पहली काम। दूसरा काम, इन्होंने शुरुआत में एक प्रथा प्रारंभ किया था। उस प्रथा का नाम जानते हैं क्या है? वो प्रथा है विधवा पुनर्विवाह। उस प्रथा का नाम है विधवा पुनर्विवाह। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तो आप लोग इसको देखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने, इनके जो विचार थे, सामाजिक सुधारों के प्रति दृढ़ता थी, है ना, और विधवा पुनर्विवाह के संगठन, बाल विवाह, बहुविवाह इत्यादि जैसी बुराइयों के विरुद्ध ये काम कर रहे थे। और 1856 में ये अधिनियम को लेकर आ गए, और यही अधिनियम आप जानते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। और 1872 में, 1872 में, ओके, नहीं ऐड तो हो रहे भाई, सभी मैं सभी लोगों को ऐड कर रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं किसी, कोई बात नहीं, अब आप ऐड हो गए हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने अगर छूट गया भी होगा तो वो वीडियोस में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपको पता ही है अच्छे तरीके से, है ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, देखिए अभी कोई ज्वाइन हो रहे हैं भाई, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अगला पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि भाई 1872 में सिविल विवाह अधिनियम में बहु विवाह और बाल विवाह पे रोक लगाया। तो यह ध्यान रखना, बहु विवाह आप लोग इसे समझना अच्छे से, एक है बहु विवाह और दूसरा जो है आपका बाल विवाह। इन दोनों विवाहों पर रोक लगाया था, और इस रोक लगाने के लिए 1872 में सिविल विवाह अधिनियम आया था। तो विद्यासागर जी का एक लेख था, बड़ा फेमस था विधवा पुनर्विवाह पर, कि भाई जनमत बनाने में सहायता, जो सहायता की हमें आवश्यकता पड़ती है वो किसके परिप्रेक्ष्य में पड़ेगी, तो बालिका विद्यालयों में पड़ेगी। और बेथुन स्कूल के प्रयासों के परिणाम के आधार पर इन्होंने 1872 में सिविल विवाह अधिनियम को बहु विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाया था। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आप जरा समझिए इसके बारे में। और क्या है विधवा विवाह, आप ध्यान सुनिए। तो विधवा विवाह के कानूनी मान्यता मिली 1856 में, 1856 में यह प्रस्तुत हो गया, ठीक है, यह आ गया। और 1896 में 1896 में, ठीक है, थोड़ा सा मूव कर रहा है ये पीडीएफ, है ना। 1896 में कर्वे ने, डीके कर्वे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 96 है यहाँ पर, ठीक है ना। डीके कर्वे ने क्या बताया था कि भाई महिलाओं के उत्थान हेतु जो बहुमूल्य प्रयास किए जाएंगे वो किस पर होने चाहिए, जैसे बाल विवाह पे होना चाहिए कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि चीज़ों पर, इन गतिविधियों पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इनको सुधारने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुमूल्य का मतलब सर्वांगीण विकास कर दिया, उसकी शिक्षा को लेकर, उसकी विवाह को लेकर, उसके विधवा विवाह को लेकर, बाल विवाह को लेकर, बहु विवाह को लेकर इत्यादि चीज़ों को लेकर इसने क्या कर दिया, डीके कर्वे ने सर्वांगीण विकास का प्रयास करना शुरुआत कर दिया। और ये 1896 में किया, 1986 में किया, सॉरी 1896 में किया, 1896 में। और यही आगे चल के 1899 में, यानी 3 साल बाद 1899 में, ये क्यों ऐसा, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए, ये चल नहीं रही पेन, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 18 जी, डीके कर्वे 1899, गांधी जी के राजनीतिक गुरु डीके कर्वे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना।
नहीं सर, आपने नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले की, इनका एक अहम भूमिका थी महात्मा गांधी जी के साथ, है ना। ओके, ठीक है भाई। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बताया 1899 में, आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर। और 1899 में क्या हुआ कि इन्होंने, डी.के. कर्वे जी ने एक पुणे में हिंदू विधवा गृह की स्थापना कर दी। तो आप इसे ध्यान सुन लीजिए, हिंदू विधवा गृह स्थापना, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना भाई। बच्चे बड़े लेट आते भाई, है ना। अब इस तरीके से मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे भी डिस्टर्ब होने लगता है ना। एक ही साथ आप सभी लोग ज्वाइन किया करें जिसमें क्लास का जो टाइम दिया रहे, है ना दिक्कत हो जाती है मुझे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ मेरा जो कहने का तात्पर्य ये था कि हिंदू विधवा गृह की स्थापना जो हुई थी 1899 में, यानी 1899 में की गई थी। और आगे यही चल के 1906 में बहुत ही फेमस है, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया जाता है कि बताइए ज़रा आप लोग कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है और कब की गई है। तो आपको बता दूं 1906 में की गया था, 1906 में किया गया है ये, और मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह बात आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें देख लीजिए। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या कह रहे हैं, एक बात तो ये कह रहे हैं कि 1856 में हिंदुओं को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रयास किया था, और फिर उसके बाद उसने कहा कि बहुविवाह के विरुद्ध और बाल विवाह के विरुद्ध उसने अभियान चलाया था, है ना। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इन्होंने देखो विभिन्न प्रकार से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, और संस्कृति और बंगला साहित्य को पढ़ने में बहुत ये प्रोत्साहित किया इन्होंने, ठीक है। इस तरीके की जो गतिविधि आप देख रहे हैं शिक्षित को लेकर महिलाओं के, तो उन महिलाओं को जो है शिक्षा में चैंपियन बना देना, या उनके उत्थान की बात कर लेना, उनके विचारों को अपनाना, इस तरीके की गतिविधि जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा दी जाती थी, ठीक है ना। और इन्हीं के प्रयासों से संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को भी दाखिला मिला था। तो जैसे गैर ब्राह्मण छात्रों जो हैं उनको नहीं मिलता था एडमिशन, अब उनको मिलता है। और ये रीज़न कौन थे, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है। तो यही था यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में, ठीक है। चलिए मैं आगे अब आपसे बात करना चाहता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा PDF आपको। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम बहुत ही फेमस है, और ये इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, पहली बात। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी तो मैं आपको बता दूं 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक बात, इनका जो था हिंदुओं के लिए एक नारा दिया गया था, और जो कि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, वो नारा पुनः वेदों की ओर चलो, ठीक है भाई। शशांक सर, चंद्रेश सर, तो पुनः वेदों की ओर चलो हिंदुओं के लिए भारत का ये जो नारा था इन्होंने ही बुलंद किया है। और इन्होंने, मैं आपसे बताऊं, अगर स्वामी दयानंद जी ने क्या किया था धार्मिक क्षेत्र में, जैसे मूर्ति पूजा होगी, ठीक है। और आपसे अगर मैं बात करूं, बहुदेववाद हो गया, अवतारवाद हो गया, पशु बलि के नाम सुना आप लोगों ने, जानते होंगे, फिल्मों में अक्सर, ये साउथ की मूवी में अक्सर देखने को मिलता है पशु बलि, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पर मिलती है, पशु बलि, श्रद्धा, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते थे ये, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन चीज़ों को नहीं मानते थे। तो ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। क्या स्क्रीन आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको ये बात तो यहाँ से ये समझ में आई कि भाई पुनः वेदों की ओर चलो, ये आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये बातें कही थी। अच्छा, नेक्स्ट बात अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए 1863 में, अब यहाँ पे मैं सिर्फ पहले पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ आप लोगों से, अपने कॉपी पर इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ना, तभी वो चीज़ें याद होंगी कि हाँ भाई किसी से आपने ये सारी चीज़ें जो है सुना है।
तो 1866 में झूठे धर्मों के पाखंड, जो पाखंड और थे पाखंड लोग, ठीक है, उन पाखंडियों पर एक पताका लहराया था। और पताका लहराने का मतलब ये था कि संस्था के द्वारा उन्होंने भारत में ईसाईयत को बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश किया था। तो जो बढ़ रहा था ईसाइयों का प्रभाव, उन प्रभावों को रोकने के लिए 1863 में झूठे धर्मों को इन्होंने बताया, सभी को, पूरे समाज को बताया कि ये झूठे जो धर्म है इनको नहीं अपनाना चाहिए। इस तरीके की गतिविधि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई के रहने, जिन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, और ये बात हिंदुओं के लिए भारत का एक नारा दिया कि पुनः वेदों की ओर लौटो। इस तरीके की गतिविधि जो है इन्होंने किया, इस तरीके की एक्टिविटी इन लोगों ने। इनका अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम में एक प्रश्न ये भी बनता था पहले कि भाई, जैसे इनका बहुत फेमस है एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या आप लोग जानते हैं? बताइए जरा, सत्यार्थ प्रकाश आप लोग जानते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने पुस्तक लिखी थी दयानंद सरस्वती जी ने, और सरस्वती जी के जो अपने विचार थे, उन विचारों को, ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी बता रहा हूँ मैं, इनके जो विचार थे वो प्रचार प्रसार और वैदिक संस्कृति की जगह पर बहुसंख्यक लोगों की भाषा हिंदी का प्रयोग किया। और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है, इस रचना में इन्होंने, इस ग्रंथ में इन बातों के बारे में जिक्र किया। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए वैदिक संस्कृति की जगह पर उन्होंने बहुसंख्यक लोगों की भाषा का प्रयोग किया, और ये सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ में देखने को हम लोगों को मिलता है। तो यही कारण है कि सत्यार्थ प्रकाश का जो है एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जो है पूछा जाता है कि भाई बताइए वो कौन सी पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है। तो उस किताब का नाम आप लोग इसे, समाज सुधारक तो ये उसी समय से हो गए भाई जब इन्होंने अंधविश्वासों का उन्मूलन करना शुरू कर दिया। उन्मूलन का मतलब होता है कम करना। जब नारी उत्थान की बात करने लगे, जब निम्न जाति और वर्गों के उत्थान की बात करने लगे, शिक्षा प्रसार की बात करने लगे, तो वहाँ पर इनका तो खुद ही ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ गए भाई, ये समाज सुधारक हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये दयानंद सरस्वती जी जो थे, इनका जो विचार था, इनका जो आंदोलन था, ये धार्मिक आंदोलन को लेकर था। इनका आंदोलन ये था जाति पाति का कम करना, स्त्रियों का उत्थान करना, उसकी शिक्षण में बढ़ावा देना, बाल विवाह का निषेध कर देना, विधवा विवाह का प्रचार करना, दुखी दरिद्रों की सहायता करना, और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, जनतंत्र की पद्धति का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति हिंदी भाषा का गौरव प्रदान करना, ठीक है, गौ रक्षा का प्रसार करना, गौ का मतलब होता है गाय, ठीक है, इसका प्रचार करना प्रसार करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, पाखंडों के अंधविश्वासों में भंडाफोड़ कर देना, पाखंडों पुरोहित महंतों की आलोचना कर देना, ये सारे के सारे तो कार्य कर रहे थे। यही तो कारण है स्वामी दयानंद सरस्वती जी समाज सुधारक बने। समझ में आया आपको? बताइए जरा, बोलिए एक बार, क्लियर करिए मुझे जरा, स्पष्ट करिए, आवाज़ क्लियर है? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें थी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि, हाँ बोलिए, कोई डाउट है मन में पूछिए, और डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में उत्तर प्रदेश से हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की, और वे वेदों को त्रुटि रहित तथा समस्त ज्ञान के आधार मानते थे। उन्होंने सभी धार्मिक विचारों को जो वेदों से मतभेद रखते थे उनको खारिज कर दिया था। और ये सारी बातें मैंने आप लोगों को अपने शब्दों में अभी अभी बता चुका हूँ, ये सारी की सारी बातें। और आगे अगर देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि शुद्ध आंदोलन शुरू किया, और उन्होंने जब हिंदुओं को आपस में लाने की बात किया, तो भाई आपस में लाने की बात करने के कारण क्या था भाई? यही कारण था, जब हिंदुओं के लिए पुनः वेदों की ओर चलो ये जो नारा दिया, यही रीज़न था वापस लाने का। और इन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को अपना लिया था, और इनकी सत्यार्थ प्रकाश भी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। अच्छा देखो, अपनाने का मतलब ये देखो, अब उसकी वो करनी चाहिए थी भाई, व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए था, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की जो पुस्तक आई वो रीज़न क्या था?
रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि वहाँ पर वैदिक संस्कृति थी ईसाई धर्म में, लेकिन इसको इन्होंने नहीं माना। उसकी जगह पे बहुसंख्यक लोगों की भाषा का शब्द प्रयोग मिलाया। ठीक है, तो बेसिकली जो हिंदू धर्म में अपने अंदर से ही पनपा एक सुधारवादी आंदोलन या हिंदू धर्म के विशुद्ध रूप में प्रदान करने वाला, तो यह धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का कम करना या उन्मूलन कर देना समाज सुधार की दृष्टि से आर्य समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है आर्य समाज के रूप में। ये आर्य समाज लाना चाहते थे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें थी। आप यहाँ पर देखा इन लोगों ने, आप सभी लोगों ने, और आर्य समाज के समाज से वकालत भी की है। महिलाओं को दशाओं में सुधार करने की भी बात की। देखो महिलाओं के दशाओं में ये भी सुधार किया है। तो अब आपसे अगर कभी कहा जाए कि बताइए महिला के उत्थान के बारे में या दशा के सुधार के बारे में सबसे सर्वांगीण या अग्रणी विचार किस बंदे का था, किस व्यक्ति का था, तो आप क्या बताओगे? बताइए जरा, किस व्यक्ति का था जो महिलाओं की दशाओं को सुधार करने की बात हो रही है, और वो भी अग्रणी तरीके से। अग्रणी का मतलब होता है बहुत सर्वोच्च तरीके से। बताइए जरा, क्या बताएंगे आपको? नाम बताइए जल्दी से भाई, नाम बताइए मुझे, क्या नाम बताएंगे? आर्य समाज में दयानंद सरस्वती का नाम लेंगे, ब्रह्म समाज में लेंगे आप राजा राम मोहन राय जी को लेंगे, कि विधवा आश्रम का लेंगे आप उनको, ईश्वरचंद विद्यासागर का, कि डी.के. कर्वे जी का? किसका नाम लेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरीके से प्रश्न बनता है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप लोगों को देना है महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए। किसका नाम लेना है आपको? नो 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 नो, आपको सबसे ज़्यादा नाम लेना है महिला उत्थान की बात जो जिन्होंने किया है, उनका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर, हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा। महिलाओं की सबसे अहम भूमिका उन्होंने निभाई है महिलाओं में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है ना। एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है। देखो महिलाओं की दशा यहाँ पर भी मिलता है, बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो जिन प्रारंभिक भी उन्हीं का है, प्रारंभिक तो उन्हीं का है। आप ऐसा ना सोचिए कि राजा राम मोहन राय जी भाई 1828 में आ गए तो महिलाओं की शिक्षा के बारे में जिक्र कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रारंभ में उन्हीं आ गए राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, नहीं, राजा राम मोहन राय जी के जैसे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट खोलते हो, अब उस संस्थान जैसे आपने एनजीओ कोई ओपन किया, तो उस एनजीओ का लक्ष्य क्या होगा कि भाई जातिवाद ना हो। आपने लक्ष्य बनाया ये आपका, तो बताइए ये जो जातिवाद ना हो, तो आपका लक्ष्य के साथ साथ एक और लक्ष्य हो सकता है आपका कि भाई दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। आपका ये भी हो सकता है कि विधवा लोगों को उनको समाज की मुख्य धारा से लाना। आपका ये भी उद्देश्य, हालांकि एक एनजीओ के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय जी के भी जो उद्देश्य थे ब्रह्म समाज में वह कई प्रकार के थे। लेकिन जो सबसे अग्रणी तरीका रहा, जो सबसे उच्च तरीका रहा, सबसे अहम भूमिका रही, वो ईश्वरचंद विद्यासागर जी की रही है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अस्पर्शता। देखो अनटचेबिलिटी के बारे में मैंने अभी आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि भाई आर्टिकल नंबर 17 में कही गई थी ये बात, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 में छुआछूत को लेकर। तो छुआछूत के बारे में ये भी बात किया, हालांकि कई इसके मैंने अभी आप लोगों को अभी मैंने काउंट करवाया था। किसी ने पूछा भाई कि क्यों कहा गया समाज सुधारक इनको, तो मैंने बताया कि ये सारे काम उन्होंने स्टार्ट किया था, यही कारण है। अब आप लोग इतना सारा काम स्टार्ट कर दीजिए एनजीओ में, तो आपको समाज सुधारक के नाम में नहीं काउंट होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि कुछ यूनिक करो, जो चीज़ें हो चुकी है उससे करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। कुछ यूनिक करो और यूनिक लोगों का नाम होगा, तो क्यों नहीं नाम होगा आपका, है ना। तो एनजीओ खोलो, यूनिक करो उसमें। लेकिन क्या है, सब लोग अपना जेब भरना शुरुआत कर देते हैं ना, एनजीओ का तो काम ही यही है कि नहीं। चलो छोड़ो ये सारी बातें, आते हैं नेक्स्ट। अब तो आपका यहाँ पर ये चीज़ें समाप्त हो गई। ठीक है, ईश्वर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, आनंद मोहन बोस के बारे में ये समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में मैंने इतनी चीज़ें जो है बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने चला रहा हूँ रामकृष्ण परमहंस के बारे में। देखो एनटीए यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूँ तो रामकृष्ण परमहंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो संस्था है, देखो ये स्वामी विवेकानंद जी की है। अब बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी एक नाम है, बात को समझिए। उनका जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे, और अपने गुरु पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस पर मिशन करके एक उन्होंने क्या कर दिया, संस्था स्थापित कर दिया। आपने सुना होगा है कि नाम पर भी रखा जाता है ना, तो उन्होंने क्या किया, स्थापना कर दी। और ये बेंगलुरु में किया था, कहीं कहीं
1897 मिलता है इसकी एस्टेब्लिश स्थापना दिवस, और कभी कभी इसका मिलता है स्थापना 1896 मिलता है। ठीक है, तो 1896 वाला आप याद रखें, या तो चाहे 1897 वाला, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे एग्जाम में, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। अच्छा, आगे बात करता हूँ इसमें। देखिए, अच्छा ये क्या था स्वामी विवेकानंद जी का, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी में, कि 1893 में शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, शिकागो में। तो उस धार्मिक सम्मेलन में उसको लेकर, पाश्चात्य जगत को लेकर भारतीय संस्कृति और दर्शन से इसने अवगत कराया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहा हूँ, तो पाश्चात्य संस्कृति इनकी अहम बात थी, और साथ ही साथ कुछ दर्शन थे वो एक अहम बात थी, और इन्हीं दर्शनों को जब रिलेट करवाया स्वामी विवेकानंद जी ने, तो इन्हीं को इसी नाम से जाना गया। ठीक है, अभी देखो कोई आ रहा था अभी। अच्छा एक मिनट, मैं किसी को ज्वाइन कर लूँ, थोड़ा सा रुक जाइए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करता हूँ। तो ध्यान सुनिए, जब शिकागो की बात होगी यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताइए जरा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अच्छा, एक बार यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम। आपको बता दूं, यह प्रश्न भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है मूल नाम को लेकर। हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आया है। नरेंद्र नाथ दत्त था इनका बचपन का नाम, और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता रहे, और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। तो इन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो एकता पर बल दिया। इनका सबसे ज़्यादा काम किस पे रहा था? एकता पे रहा था। तो एकता पर बल दिया इस बंदे ने। ठीक है, थोड़ा सा आज जो है ना मेरा मूव कर रहा है पीडीएफ बार बार इस पर, और ये क्या रीज़न है मुझे पता नहीं चल रहा है। क्लास समाप्त होने के बाद इस समस्या का समाधान मैं करूँगा। ठीक है ना भाई? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है काम किया एकता पर बल दिया, और धार्मिक संकीर्णता की निंदा की। और धार्मिक मतलब वही चीज़ें थी जहाँ पर आप बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, वही एक प्रकार की जो एक्टिविटी कहलाई संकीर्णता कहलाई थी। और संकीर्णता एक प्रकार का, अगर मैं आपसे बात करूं तो धार्मिक से रिलेट करने वाली एक्टिविटीज़ है। धार्मिक चीज़ें जैसे स्वामी विवेकानंद के जब गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने शिकागो में 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित किया था विश्व धर्म सम्मेलन। पूछा जाता है कौन सा सम्मेलन था, वो नाम याद रखना आप लोग, विश्व धर्म सम्मेलन था। ठीक है, और उसी सम्मेलन में इन्होंने वेदांत दर्शन की व्याख्या की थी, और 1897 में और 1896 में, दोनों में से कोई एक सोच लीजिए आप, अपने गुरु की याद में इन्होंने रामकृष्ण की स्थापना की थी। तो जब धार्मिक संकीर्णता थी जहाँ पर इनकी निंदा की, जैसे जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसकी निंदा हो गई, झूठे कर्मकांड की निंदा हो गई, पाखंडी लोगों की निंदा कर दिया इन्होंने। तो ये काम इन्होंने किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो सामाजिक परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूँ तो जाति प्रथा हो गया, आप यहाँ पे समझ सकते हैं पहले एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप ये समझ सकते हैं, जाति प्रथा के साथ साथ अंधविश्वास समझ सकते हैं। तीसरी पॉइंट हिंदुओं के अनुष्ठानों की बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने जिक्र रखा था। और इनका जो मोटो था समाज सुधार का, ये था कि मानवीय सहायता देना, एक ही उद्देश्य, और वह है मानवीय सहायता देना। आप इसे ध्यान रखिएगा, क्या था? मानवीय सहायता देना। ठीक है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। हाँ बोलिए, कोई डाउट? हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ अच्छा, चलिए, यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा प्रश्न किया है भाई कि, ठीक है, इन्होंने पूछा है भाई कि 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप सबको मैं एक चीज़ बता दूँ, यह एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा भी गया है 12 जनवरी को लेकर। तो एक हाँ वेरी गुड, बस मैं उसी पे, हाँ अभी मैं जिक्र करता हूँ।
मैं उसी पर जिक्र मैं उसी चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बात ज़रा भी सुन लीजिए, अभी आप लोग एक बार सुन लीजिए मेरी बात। देखिए यहाँ पर अगर मैं आप सबसे बात करूँ तो 12 जनवरी इनका क्वेश्चन अच्छा था भाई, मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं बोलता, ऐसी बात नहीं, इन्होंने याद दिलवा दिया। तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, 12 जनवरी को ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की है। और यह घोषणा कब से हुई है मैं आपको बता दूं, 1985 से हुआ है, 1985 से हुआ है। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई 1897 में तो आर्य समाज जो परमहंस मिशन, ये था परमहंस मिशन, ये तो आ गया था 1897 96 दोनों आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो इसमें आ गया था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर, इनका जन्म दिवस, बात को समझिए जरा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए जरा एक बार। इनका जो जन्म दिवस था वो था 1863, आप ये समझिए 1863 को कोलकाता में इनका जब जन्म हुआ था, तो ये क्योंकि आध्यात्मिक थे, और आध्यात्मिक होने के साथ साथ ये जोड़ने वाले एक ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने मानवतावादी और समाज कार्य का प्रारंभ किया, जिन्होंने सामाजिक सुधार का द्वारा जो है अज्ञानता को दूर किया, अनाथों की सहायता की, गरीबों की कठिनाइयों को दूर किया। इसका ये इन्होंने मोटिव किया, लोगों को प्रेरित किया, लोगों को इस मिशन से जोड़ने के लिए, रामकृष्ण परमहंस मिशन से जुड़ने के लिए। इनका मोटो समाज सेवा और नारी सम्मान पर बल दिया इन्होंने, और इसका आदर्श था मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, और मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन भी इन्होंने किया था। तो इसलिए इनका जो विचार था अग्रणी विचार था, और इन्हीं के जन्म दिवस पे ही रूप में जो है आप लोगों को 12 जनवरी को जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 19 जी 12 अगस्त नहीं, 12 अगस्त आपका अंतर्राष्ट्रीय, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल, अच्छा जवाब आया है आपका। हाँ, ये राष्ट्रीय है, वो अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। एक आपका राष्ट्रीय है और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय लेवल पर होगा वह आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस होगा 12 जनवरी को, और जो 12 अगस्त को मनाया जाएगा वह आपका अंतर्राष्ट्रीय होगा। क्लियर हो गया? 12 अगस्त का जो दिवस मनाया जाएगा वह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो फिर मैं आगे चलूँ, बताइए जरा एक बार, कंफर्म अगर हो गया होगा तो फिर मैं आगे चलूँ। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग समझ रहे हैं भली भांति तरीके से तो मुझे भी अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें पता चली है कि भाई 12 जो जनवरी है उसमें राष्ट्रीय युवा दिवस उसके रूप में मनाया जाता है, और जो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है वह यूनाइटेड स्टेट के फैसले आए थे भाई। यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का शुरुआत हुआ था। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो यूथ इमोशनल फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ की बात किया, और उद्देश्य साथ समुदाय के जो युवा लोग हैं, समुदाय के लोग, उनके प्रति जागरूकता प्रदान करने की बात करता था ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। और ये जो पहली बार मनाया गया था तो 1999 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वाला। किसी ने अभी मुझसे पूछा है भाई, तो आप ध्यान रखिएगा वो चीज़ें। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ। चलिए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, और सर सैयद अहमद खान के बारे में आपने नाम सुना होगा, सर सैयद अहमद खान। और मैं आपसे यहाँ पर जिक्र ये करूँगा सर सैयद अहमद खान के बारे में
इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, एक मिशन चलाया था, वो था अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान का क्या था? अलीगढ़। और ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रखना, इस आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ वह स्टार्ट हुआ था 1875 में, 1875 में ये आंदोलन हुआ था। और ध्यान रखना कि मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक उन्नति में सैयद अहमद का बहुत बड़ा योगदान था, मुसलमानों को धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए। और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जो पश्चिमी शिक्षा है उसको ग्रहण करनी चाहिए ताकि वे अन्य भारतीय समुदायों की तरह आगे बढ़ सकें। और ये मानते थे कि मुस्लिम की जो सामाजिक बुराइयां या पश्चिम शिक्षा को दूर करना है, हम इसी के जो अलीगढ़ आंदोलन है इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो इन्होंने 1873 में, देखो अब 1875 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1873 की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये आंदोलन जो आया था अलीगढ़ आंदोलन वो आया था 1875 में, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1873 में आया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करके नाम, उसकी स्थापना हुई। क्या था नाम? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अभी आपको इसमें मिलेगा, आपको पीडीएफ में, है ना, पीडीएफ में अभी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इस पीडीएफ में आप सबको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, जानकारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बातें, यह ध्यान रखना आप लोग। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की है, 1873 में किया था। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। और मुस्लिम पश्चिमी जो वैज्ञानिक शिक्षा थी उसकी संस्कृति को प्राप्त करने के लिए, अपनी सामाजिक धार्मिक उन्नति करने के लिए, मुसलमानों की उन्नति और एकता के लिए, देशभक्त संस्थान के लिए अपार इंडिया मुस्लिम सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था इसको। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन सकता है आप लोगों से कि मुस्लिम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाएगी? तो अपर लेवल की थी ये, और ये याद रखना वही थी 1873 के दौरान में ही सर सैयद अहमद खान का ही। ठीक है, तो पर्दा प्रथा का विरोध किया इन्होंने, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की वकालत की है इन्होंने, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए, है ना, उनकी वकालत की है। और ये बहुविवाह और तलाक जैसे जो शब्द थे, जैसी प्रथाएं थी, उन प्रथाओं का निंदा किया था इसमें सर सैयद अहमद खान ने। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों को ध्यान रखना था। ठीक है भाई, अलीगढ़ एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, AMU के रूप में प्रसिद्ध है, ये चीज़ें आप जानते हैं। और साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की है। आप इसे ध्यान रखिएगा, एक और नाम आता है साइंटिफिक। अभी आज मेरा पेन चल नहीं रहा भाई, कुछ लग रहा मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से पेन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान, और 1874 में किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के संबंध है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं फिर। ज्योतिबा, यहाँ पर देखिए ज्योतिराव गोविंद फूले का नाम आप जानते हैं, इनके बारे में भली भांति तरीके से आप सभी को पता होगा, इनके बारे में पता है ना। हाँ, अब आप देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही फेमस पर्सन है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सत्य शोधक समाज एक बार NTA UGC नेट में प्रश्न बनाया गया था। ये सत्य शोधक समाज जो था महाराष्ट्र में, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में, 1873 कब? जिस समय सर सैयद अहमद ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जब स्थापना की थी, उसी दौर पर महाराष्ट्र में ओपन किया था ज्योतिबा फूले जी। क्या बताइए जरा? सत्य शोधक समाज, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन्होंने जाति प्रथा का विरुद्ध किया, एक प्रकार से विरोध किया, वहाँ पर उसने आवाज़ उठाई शोषण के प्रति। और इन्होंने अछूत और गरीब किसानों के लिए कार्य किया। इन्होंने गरीबों के अधिकारों की मांग की बात की, और जो ब्राह्मण के वर्चस्व थे उस पर प्रहार किया था इन्होंने। अनाथालय में उन्होंने बच्चों की देखरेख के लिए आश्वासन दिला था, और इन्हीं के द्वारा जो अनाथालय में जो एक ब्राह्मणी विधवा ने पुत्र को जन्म दिया, और ये थे ज्योतिबा फूले।
ज्योतिबा फुले। तो आपको यहाँ पर मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग ये याद रखिए ज्योतिबा फुले में कि यह आंदोलन दलित और निम्न जातियों के कल्याण के लिए है। यह प्रश्न एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था, ठीक है भाई, दलित और निम्न जाति लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। फूले जी की अपनी एक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, किताब का नाम है, पता है आप लोगों को क्या? एक मिनट, गुलामगिरी है, बताइए किताब का नाम पता है भाई? यहाँ पर देखो चल नहीं रहा है यार, गुलामगिरी, गुलामगिरी, हाँ गुलामगिरी किताब थी इसकी, और ये 1872 में आई थी किताब, 1872 में किताब आई थी। और ध्यान देना आपने, फूले की जो अपनी पुस्तक थी गुलामगिरी ही थी, और ये सार्वजनिक सत्य, धर्म, सत्य शोधक समाज जैसी पुस्तकों और संगठनों के जो निम्न जाति थे उन निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने पर बल दिया था। इसने सुरक्षा दिलाने पर इन्होंने बल दिया था। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ है। और आप यहाँ पर देखिए तो बाद में इन्होंने लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में पूना में स्कूल खोला था महिलाओं के लिए, और यहाँ पे आप देखिए इन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, और इसके बाद उन दोनों ने लड़कियों के लिए, मतलब उनकी पत्नी और ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, एक विद्यालय ओपन किया। वो विद्यालय जो था 1848 में था, और विधवाओं के विवाह के लिए भी उन्होंने प्रयास किए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर होगा, और मैंने आप सबको ये सबकी सारी चीज़ें बता भी चुका हूँ, ठीक है। शोषण, अत्याचार, जातियों का शोषण करना, अत्याचार जैसी चीज़ों को क्या करना भाई, यहाँ पे समाप्त करना, ये चीज़ें थी, ठीक है, ज्योतिबा फुले। और इनकी पत्नी का नाम कोई बताना चाहेगा मुझे? सावित्री बाई, हाँ सावित्री बाई, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत फेमस पर्सन है भाई, यही कारण है कि इनको जाना जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रीति मैडम। चलिए, तो इतनी बातें आप लोग देखे रहिएगा, समझे रहिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ तो महादेव गोविंद रनाडे का नाम आएगा, और ये प्रार्थना समाज के बारे में होगा। उसके बाद एनी बेसेंट का नाम आएगा, ठीक है। और अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं आप लोगों का, ठीक है। और इसमें अभी मैंने अकाली सुधार आंदोलन आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। अकाली सुधार आंदोलन क्या चीज़ है, ठीक है। पारसियों के बीच में सुधार आंदोलन क्या था, इनका नाम आएगा, ठीक है, ये कौन कौन लोग थे। द्रविड़म आंदोलन आएगा, ठीक है भाई, बहुत सारे आंदोलन अभी आएंगे। महर आंदोलन आएगा एक, ठीक है। नीलग्राम आंदोलन आएगा अभी आप लोगों का, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन आएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से अब कल चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मैं रखूँगा, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। हाँ, पीडीएफ में अभी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, उसे आप देख रहिएगा। एनटीए यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आज का, और कल भी ये इम्पोर्टेंट चलेगा आप लोगों को। यूजीसी और एमपीपीएससी में यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ये मैं श्योर हूँ, बशर्ते आप मेरी बातों को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ बताइए।